हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग, है ना। आदर्श परिवार में आपका फिर से स्वागत है। आज जो अपन सीरीज चला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जिसको आपने नाम सुना होगा ग्रेविटेशनल का। ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ये सिमिलर है बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अगर आपका ग्रेविटेशन अच्छा हो जाता है तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो पोर्शन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिमिलर ही चीज़ें लगती है। ठीक है, तो जो बच्चे आदर्श ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ उनको बोलें कि वो आदर्श ग्रुप के साथ जुड़े। हमारे जो वीडियोज़ हैं वो उनसे शेयर करें, ताकि वो भी हमारे ये जो वीडियो है वो देख के लाभ उठा पाए। ठीक है, और जो बच्चे नीट IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें लोगों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए अपनी, है ना। हम आपको जो मटेरियल है वो फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं अभी। ठीक है, आप YouTube पे जाके आदर्श ग्रुप जो सरदार सर वाला जो ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है उन पे जाके आप इन वीडियोस को देख पाते हो। ठीक है, तो हम लोग ये जो ग्रेविटेशन है उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे हम आवेश के बारे में बात करते हैं 12th में, और यहाँ पर अपन मासेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालें फटाफट और अपने साथ नोट्स बनाए रखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके इस लेक्चर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, अपन वही चीज़ आप लोग पढ़ते आए हो। हेडिंग बना लें ग्रेविटेशनल, जिसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये 9th में ही आ जाता है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं आता है। हम लोग बहुत इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे कि जो न्यूटन भाई साहब आए थे उन्होंने क्या कहा था। न्यूटन ने ये कहा था कि ये जो फोर्स होता है, जैसे मान लो दो मासेज है अपने पास, एक m1 है और दूसरा जो अपने पास मास है वो मान लेते हैं m2 है। पहला मास क्या है? m1 है और दूसरा क्या है? m2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कितनी है बच्चा? r है। तो ये m1 और m2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, m1 तथा m2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? m1 और m2 के प्रोडक्ट के, m1 और m2 के प्रोडक्ट के। यानी इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी मास m1 है और जो मास m2 है, इन दोनों मासेस का जो गुणनफल है उसके क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो एंटी प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के, इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स अगर बढ़ रहा है तो ये r घटेगा, अगर r घट रहा है तो ये बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी है बच्चा। ठीक है, जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को तोड़ते हो तो यहाँ पर एक चीज़ को कांस्टेंट आती है, उस चीज़ को अपन यहाँ पर बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका नाम दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये आ जाता है Gm1 m2 बट्टा में r², Gm1 m2 बट्टा में r², जहाँ जो G है, ये जो G है इसको अपन बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा गुरुत्व आकर्षण नियतांक। ठीक है, तो ये अपना गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू होने वाली है। वो जो वैल्यू है वो कितनी है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और जो यूनिट है वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में kg का स्क्वायर बच्चा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो फोर्स है ये एक यूनिवर्सल फोर्स भी माना जाता है, क्योंकि ये हर एक दो पिंड के बीच में लगता है। अगर मान लो सन है और अर्थ है, इनके बीच में भी ये फोर्स लगेगा। ठीक है, और जो छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी ये फोर्स लगेगा। तो ये एक यूनिवर्सल माना जाता है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है जो हर दो मासेस के बीच में लगता है, अगर वो दो डिस्टेंस पे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी दो मासेस होंगे अगर वो डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो हमारा कितना होगा बच्चा? Gm1 m2 बट्टा में r²। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं कि इस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं और इस जो सीरीज़ है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके की पॉइंट्स होते हैं, वो अपन देखते हैं। की पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पर विशेष बिंदु इसके क्या क्या है। तो पहला जो बिंदु है, जो पहला बिंदु है वो ये कहता है कि जैसे m1 है और यहाँ पर कितना है बच्चा? m2 है।
ये फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स माने जाते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि ये हमेशा केंद्र की तरफ लगेंगे। ये हमेशा कहाँ लगेंगे? केंद्र की तरफ। मतलब एक मासेज ये है और दूसरा मास ये है, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, यानी ये जो जोड़ने वाली रेखा है, इसके अनुदिश बल लगता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि M1 पे इधर बल लग रहा है और M2 पर इधर बल लग रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये M1 होता है और ये M2 है तो ये बल यहाँ लग रहा है और ये बल यहाँ लग रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये कैसे बल है। ये जो बल है वो सेंटर की तरफ लगने वाले बल होते हैं, जिनको अपन अभी जो केंद्रीय बल कहते हैं। अभी केंद्रीय बल कहना सही नहीं है, अभी केंद्रीय बल तो हमारा सर्कुलर मोशन में आता है। केंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? केंद्रीय बल। मतलब ये हमेशा केंद्र की तरफ लगते हैं बल, ठीक है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दो द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ये क्या लगते हैं? बल लगते हैं, ठीक है। दूसरा जो कोई पॉइंट्स है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि जैसे सॉरी, जैसे मान लो ये M1 है तथा ये क्या है? M2 है। ये M1 हो और ये क्या है? M2 है। तो अगर मैं F12 की बात करूं, F12 का मतलब ये होता है कि एक पर किसके कारण? दो के कारण। एक पर दो के कारण बल कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं F12 का मतलब हो गया एक पर किसके कारण? दो। क्योंकि ये अट्रैक्शन नेचर के होते हैं, ये आकर्षण नेचर के होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो बल है वो प्रतिकर्षित कर रहा है एक दूसरे को, ये ऐसा कभी नहीं होता। ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा? आकर्षित करते हैं। तो ये F12 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि जो M2 पर M1 के कारण जो बल लग रहा है बच्चा, वो कितना है? F21 है। तो हम लोग अगर इसको अदिश निरूपित करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो F1 वेक्टर 2 है, इसका जो मोड है वो बराबर होगा किसके? F वेक्टर 21 के मोड के। मतलब दोनों बलों का जो परिमाण है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। मतलब ये इस साइड लगेगा तो दूसरा इस साइड लग रहा है। दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्स लगने की वो अपोजिट है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो परिमाण है वो क्या रहेगा बच्चा? हमेशा समान रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया कि ये हमेशा कहाँ लगते हैं? केंद्र की तरफ लगते हैं। दूसरा, जितना ये फोर्स इसको देगा उतना ही फोर्स ये इसको देगा। दोनों की जो परिमाणी वैल्यू है, यानी दोनों के जो परिणाम है वो क्या रहेंगे? समान रहेंगे। बिल्कुल। इस चीज़ को समझने के बाद अपन ये पढ़ते हैं कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वही है। मतलब जितना ये फोर्स देगा उतना ही तो ये देगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। ओबे का मतलब होता है उसकी पालना करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड के क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। सेम परिणाम के क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चा, इसके बाद देखें जैसे हम लोग और क्या की पॉइंट्स कह सकते हैं इसके बारे में, और अपन क्या की पॉइंट्स कह सकते हैं वो सुने ध्यान से। इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ये जो बल है, ये जो बल है, क्या दोनों सिमिलर जो समान त्वरण के साथ गति करते हैं कि अलग अलग के साथ गति करते हैं? हाँ, हो सकता है दोनों के मासेस अगर अलग अलग है तो उन दोनों के त्वरण भी अलग अलग हो, है ना। क्योंकि अपन जो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं तो उसमें अगर अपने को त्वरण निकालना हो कि मान लो M1 का M2 की तरफ कितना त्वरण है, M2 का M1 की तरफ है, वो अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं है जितने त्वरण के साथ ये गति करेगा उतना ही इसके साथ ये गति करेगा, ना बच्चा, ऐसा नहीं होता। त्वरण दोनों का अलग अलग होएगा, लेकिन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो सेम होएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो और क्या अपन क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपन अगर पृथ्वी को मानते हैं, पृथ्वी का अगर मास me मानते हैं, तो वो पृथ्वी का मास जो है me वो कितना होता है यहाँ पे? वो जो me अपन मान के चलेंगे वो इन सारे न्यूमेरिकल में मानेंगे 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। ये अपन क्या मानेंगे? अर्थ का मास मानेंगे। ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये अपनी अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो इसका जो मास है वो अपन कितना मान के चलेंगे? 6 × 10 की जो पावर है वो 24 लिखे चलेंगे। और रेडियस, यानी रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ जो अर्थ है यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है, वो अपन कितनी लेंगे? वो अपन यहाँ पे लेंगे पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या यहाँ पर अपन लेने वाले हैं वो अपन लेंगे 6400 किलोमीटर। यानी हम जो अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर रहेगी। और दूसरी बात, अपना जो मास ऑफ अर्थ रहने वाला है वो रहेगा अपना 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, इस फोर्स के बारे में थोड़ी छोटी और बातें कर लेते हैं। कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन देख लेते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड भी चल लेते हैं। एक काम करते हैं, आपको ये जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपन अगली स्लाइड में बात करते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा कि जैसे मान लो ये 1 kg का कोई पिंड है ना, ये 1 kg का कोई पिंड है, यहाँ पर कोई 2 kg का पिंड है। ये दूरी जो होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो दूरी होती है वो हमेशा सेंटर से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है? सेंटर से ली जाती है। अगर मैं इसको एक स्फीयर मानूँ तो, अगर मैं किसी पिंड को क्या मानूं, एक स्फीयर मानूं, तो उसके हमेशा सेंटर से क्या आएगी? उसकी डिस्टेंस आएगी। बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि ये 1 मीटर है, तो बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, यानी F12 कितना लग रहा है। F12 का मतलब क्या हो गया बच्चा? F12 का मतलब हो गया 1 पर 2 के कारण कितना बल लग रहा है। 1 पर 2 के कारण जो बल लगेगा वो यहाँ पर आएगा G इंटू में M1 M2 बट्टा में R का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो G है वो कितना लेके चलेंगे? 6.67 इंटू 10 की पावर जो -11 है वो, इंटू में M1 कितना है बच्चा? 1 है, और M2 कितना लग रहा है? 2 लग रहा है, और R जो है वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर हो गया। तो फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 14 हो गया, और ये हो गया अपना कितना 13, और ये हो गया 12 है ना, 13.34। अरे समझ आया क्या? बिल्कुल कोई आसान ही था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के अपन क्या कर सकते हैं? फोर्सेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। 13.34 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके का फोर्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंसेस होती है वो हमेशा कहाँ से ली जाती है? सेंटर से ली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, मान लीजिए कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कोई भी पिंड होता है, जैसे अगर मैंने मान लिया कोई 2 kg का पिंड है, ठीक है, वो 2 kg का पिंड अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, हम ये मान लेते हैं कि ये चला मान लो कुछ 2 मीटर के अप्रोक्स। कितने मीटर चला? 2 मीटर से मैंने क्या किया? एक पिंड को फेंक दिया 1 kg के, ठीक है। तो बताओ क्या इन दोनों का त्वरण, मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मानूं, यानी अगर मुझे 1 kg का त्वरण निकालना है, 1 kg का क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। और दूसरी जगह मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, यानी त्वरण निकालना है किसका? अर्थ का। किसका निकालना है? अर्थ का निकालना। मतलब मैं 1 kg का त्वरण निकालना चाहता हूँ, उसी तरह मैं अर्थ का भी त्वरण निकालना चाहता हूँ। क्या दोनों के त्वरण में क्या फ़र्क है? अगर हम किसी पिंड को फेंकते हैं धरती की तरफ, क्या धरती भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है? क्या धरती हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है? क्या उसके पास भी एक्सेलरेशन होता है? क्या बिल्कुल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि आपको वो अनुभव ही नहीं होता। अच्छा, इस चीज़ का प्रूफ कैसे करोगे सर? अभी बता देते हैं। देखो, हम लोग ये जानते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, उसकी जो वैल्यू है ये अपने को फाइंड करना है, ये अपन ज्ञात करेंगे। तो हम लोग अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने का प्रयास करें तो वो जो फोर्स है वो कितना आएगा? वो आएगा अपने पास G M1 M2 बट्टा में R स्क्वायर, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर ये जो G है, G की वैल्यू अपन रख देते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11। M1 का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे 1 kg दे रखा है। और अगर मैं M2 यानी अर्थ का मास की बात करूँ तो अर्थ का मास होता है, अभी अभी मैंने लिखा था 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। और R जो है इन दोनों के बीच में कितनी दे रखी है? 2 का स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। आप ज़्यादा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चीज़ को देख पा रहे हो कि अगर फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। अब मैं इस 1 kg का जो एक्सेलरेशन है वो निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं 1 kg का जो एक्सेलरेशन है वो निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनना। मैंने 1 kg का एक्सेलरेशन निकाला, 1 kg का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मैं ये जानता हूँ क्या मैं फोर्स इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो बट्टा में इस 1 kg का जो मास है वो, है ना, मास ऑफ 1 kg। अगर मुझे 1 kg का त्वरण निकालना है तो मास भी किसका लेना पड़ेगा? 1 kg का ही लेना पड़ेगा। और दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? F लग रहा है बच्चा। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू है क्या वो तो यही रहेगी सेम? क्या F की वैल्यू क्या यही सेम रहेगी? बिल्कुल। और इसमें अगर मैं मास का भाग लगा देता हूँ, मास का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 kg है। तो आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 की जो पावर है वो 11 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 24। ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास भी कितना है? 1 kg का है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ जो पावर है और यहाँ जो पावर है, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर आपको जो पावर मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। किस में मिलेगी?
पॉजिटिव में यहाँ पावर मिलेगी, तो पॉजिटिव का मतलब है त्वरण बहुत ज़्यादा, त्वरण यहाँ पर क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो अर्थ का, किसका निकालना चाहते हो, अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, यानी अर्थ का त्वरण निकालने का प्रयास करते हो, तो आप सोचो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ का त्वरण बराबर में आप देखो फोर्स उतना ही लगेगा, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, कितना 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में 1 इंटू में 6 इंटू 10⁻24 बट्टा में 4। अब देखो अगर आपको अर्थ का त्वरण निकालना तो क्या अर्थ का ही मास का भाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, मास इंटू त्वरण होता है। हम जानते हैं F बराबर मास इंटू त्वरण होता है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को अपने को पता होना चाहिए। अगर हम लोग IIT और JEE की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता होना जरूरी है। या आप लोग जानते हो F बराबर मास इंटू त्वरण होता है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, शॉर्टकट्स में चलेंगे ताकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। अगर मैं अर्थ का त्वरण निकालना चाहूँ तो क्या मुझे इस फोर्स में अर्थ का ही मास का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आप अर्थ के ही मास का डिवाइड लगाते हो तो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, ये चीज़ क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। और देखो पावर जो आ रही है वो माइनस में 11 आ रही है, पावर जो है वो किस में आ रही है, माइनस की 11 आ रही है, मतलब त्वरण बहुत ज़्यादा कम है, जो त्वरण है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पिंड को आप अर्थ की तरफ फेंकते हो तो जो पिंड का जो त्वरण होता है वो तो ज़्यादा रहता है, बट अगर आप अर्थ की तरफ देखते हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हो, तो अर्थ है वो जो पिंड की तरफ है वो बहुत कम एक्सेलरेशन यानी बहुत कम त्वरण के साथ क्या करती है, गति करती है, त्वरित होती है, लेकिन वो आपको अनुभव नहीं होता है। बच्चा क्या इस चीज़ के बारे में सोच पा रहे हो, बिल्कुल। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखो बच्चा अगली नेक्स्ट स्लाइड में। अब अपन ने ये चीज़ तो पढ़ लिया, ठीक है, अपन ने ये चीज़ तो पढ़ लिया। आगे क्या चीज़ कहती है, आगे ये कहता है कि जैसे मान लीजिए दो मासेज जो है M1 तथा M2 है ना, इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या कोई भी मास एक फील्ड बना सकता है क्या अपनी, क्या कोई भी मास अपने चारों तरफ फील्ड बना सकता है क्या, बिल्कुल एक फील्ड बना सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो F लग ही रहा है। क्या इस फोर्स के कारण ये हर जगह फोर्स फील होगा या कहीं कहीं जगह फील होगा। जैसे अगर आप देखते हो अर्थ के अगर बाहर चले जाते हो, अगर आप अर्थ के बाहर चले जाते हो तो आप लोगों को ये महसूस होता है कि वहाँ पर कोई फील्ड ही नहीं है, यानी अंतरिक्ष में अगर आप चीज़ को देखते हो तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो एक फील्ड से बाहर चला जाता है। तो क्या अगर हमें इस फोर्स का अनुभव करना है तो क्या हमें एक मास के चारों तरफ एक फील्ड में ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह एक चुंबक अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है, एक आवेश अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है, उसी प्रकार ये जो मास है, ये मास भी अपनी तरफ क्या बना के रखता है, एक फील्ड बना रखता है जिसका नाम होता है गुरुत्व क्षेत्र। अपन जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इसका नाम अपन दे रहे हैं गुरुत्व क्षेत्र। ये जो गुरुत्व क्षेत्र है वो क्या बला है, इसको अपन कहीं कहीं किताबों में EG से भी डिनोट करते हैं, और हम लोग यहाँ पर अगर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है तो हम यहाँ GFI से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, GFI से डिनोट करेंगे। इस GFI का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, यानी गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होती है इस चीज को समझे। कोई भी मास होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है, कोई भी जो मास होता है वो अपने चारों तरफ क्या बना के रखता है, एक फील्ड बना के रखता है। उस फील्ड में अगर किसी भी मास को रख दिया जाए, उस फील्ड में अगर किसी की भी मास को रख दिया जाए, जैसे ये M मास है, इसने चारों तरफ अपनी एक फील्ड बनाई, ठीक है। इस फील्ड के अंदर मैं किसी भी मास M0 को, इसको अपन बोलेंगे टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब होता है परीक्षण द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, परीक्षण द्रव्यमान, यानी इसको अपन टेस्ट मास बोलेंगे। ये जो परीक्षण द्रव्यमान है M0, अगर आप इसको किसी भी फील्ड के अंदर लेके आते हो, यानी इस फील्ड के अंदर आप लेके आए, ठीक है, इस M0 को आप इस फील्ड के अंदर लेके आए तो यहाँ आप लेके आ गए। तो जब आप इस मास को इस फील्ड में लेके आते हो तो क्या इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है।
इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाता है, एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। यानी जब ये बाहर था तब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ये अंदर आया तो इसकी तरफ क्या लगने लग गया, एक फोर्स लगने लग गया, एक बल लगने लग गया। ठीक है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे कि ये जो फोर्स है वो तो ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, लेकिन ये एक फील्ड होगी, एक रेंज होगी। इस रेंज में आपको आना पड़ेगा तभी आप इस बल का अनुभव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो हम लोग एक डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या बताएंगे, हम लोग ये कहेंगे कि किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें किसी परीक्षण द्रव्यमान को लाया जाए तो वह एक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को गुरुत्व क्षेत्र कहा जाता है। क्या हम लोगों को ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। क्या सर यहाँ से एक बात भी ये भी पता चलती है कि डेफिनेशन तो चलो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कहीं भी अगर अपने को गुरुत्व क्षेत्र निकालना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक टेस्ट मास की जरूरत पड़ेगी, हमें एक टेस्ट द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, यानी एक परीक्षण द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। वो जो परीक्षण द्रव्यमान है वो अपन वहां पर लेके आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर एक फील्ड का जो वैल्यू है वो अपन को मिल सकता है। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सुनना ध्यान से। हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये जो मास m है, ठीक है, ये कोई मास m है, इससे कोई डिस्टेंस पे, इससे कोई सेंटर डिस्टेंस अपन लेते हैं हमेशा, ये r डिस्टेंस है। इस r डिस्टेंस पे यहाँ कोई बिंदु P बैठा है, यहाँ पर बिंदु क्या बैठा है, P बैठा है। अब इस मास के कारण यहाँ P बिंदु पर कितना गुरुत्व क्षेत्र है वो भी तो अपने को निकालना आना चाहिए कि भाई इस मास m के कारण इस बिंदु P पर कितना गुरुत्व क्षेत्र है, क्या ये भी अपने को निकालना आना चाहिए? बिल्कुल निकालना आना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करते हैं, हम वही सेम चीज कि हम किसी भी मास m0 को यहाँ पे लाके रख देंगे। ये मान लो m0 मास है, हम लोग यहाँ पर इसको लाके रख देते हैं। तो अब क्या होगा, इस m और इस m0 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, दोनों की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा gm इंटू में m0 बट्टा में जो बीच की दूरी है वो कितनी है r। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो f है वो कितना हो जाएगा, gm m0 बट्टा में r स्क्वायर। ये तो फोर्स लग रहा है। अब अगर अपने को यहाँ पर गुरुत्व क्षेत्र निकालना है तो वो आया तो इसी m के कारण ना, ये तो हम लेके आए, तो जिसको लेके आते हैं उसको गायब भी तो करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें GFI निकालना है, GFI का मतलब हो गया गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P बिंदु पर, तो हम इस बल, यानी ये जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, उसमें किसका भाग लगा देंगे, इसमें परीक्षण द्रव्यमान यानी m0 का भाग लगा देंगे। तो जैसे ही आप इसका भाग लगा दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, gm बट्टा में r स्क्वायर। ये तो बहुत आसान हो गया, फिर तो ये तो बहुत आसान हो गया कि कभी भी कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर आपको गुरुत्व क्षेत्र निकालना है तो एक परीक्षण द्रव्यमान को ले आओ और उस द्रव्यमान के कारण दोनों के बीच में लगने वाला बल निकाल लो और इसी का क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो अपने को उस बिंदु पर क्या मिल जाता है बच्चा, हमें उस बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड की जा सकती है। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर अपन एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बिल्कुल, कि जो इजी है, यानी जिस इजी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे GFI कहेंगे। ये जो इजी है जिसको अपन यहाँ पर GFI कह रहे हैं, ये जो GFI की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी, अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो बराबर की जो वैल्यू है, यानी हम लोग कह सकते हैं बल निकाल लो, उस बल में किसका भाग लगा दो, उसी का भाग लगा दो जिसको तुम लेके आए हो, यानी F बराबर F बट्टा में क्या लिख देंगे, m0 लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला आ गया कि कभी भी आपको गुरुत्व क्षेत्र निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो मास होता है, इस मास के कारण यहाँ अगर r दूरी पर गुरुत्व क्षेत्र अपने को निकालना होता है तो जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर क्या ले आया करो, एक परीक्षण द्रव्यमान ले आया करो और जिसको तुम लेके आए हो उसी का क्या लगा दो, भाग लगा दो और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उसमें तो हमको वहां पर क्या मिल जाती है, GFI की वैल्यू मिल जाती है, यानी गुरुत्व जो तीव्रता है, गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से अपन एक मात्रक भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या आएगा गुरुत्व क्षेत्र का, कि ये जो बल लग रहा है, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है और यहाँ पर जो मास है वो कितना है, kg। तो यहाँ पर अपने को जो मात्रक मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, न्यूटन पर kg। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ देखो ध्यान से। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ये अर्थ है, यानी कोई भी स्फीयर होता है,
कोई भी अगर गोला है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है मैंने, जिसकी रेडियस मैंने r दे रखी है, ठीक है, तो मैं अगर इसका मास m मानता हूं तो मैं कभी कभार क्या करूंगा, इस गोले के बाहर, यानी गोले के बाहर, ये m मास का गोला है, इस गोले के बाहर, यानी अपन लोग कह सकते हैं कि r ग्रेटर देन क्या है, r, मतलब कोई बिंदु है r यहाँ पर, ठीक है, जो कि इस गोले के बाहर है। ये बिंदु यहाँ पर कौन बैठा है, p बिंदु बैठा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गोले के बाहर कोई एक दूरी है, जिस ये p बिंदु, जिस पर मुझे क्या निकालना है, गुरुत्व क्षेत्र निकालना है। तो गुरुत्व क्षेत्र अगर मुझे यहाँ निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, वही चीज़ है जिस पर अगर आपको गुरुत्व क्षेत्र निकालना है तो वहां पर आप क्या ला कर रख दो, वहां पर आप एक m नॉट द्रव्यमान यानी एक परीक्षण द्रव्यमान को ला के रख सकते हो। तो जैसे यहां पर रखोगे तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो बल लग रहा है g m इंटू में m नॉट बट्टा में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर। ये तो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में। और अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पर GFI निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं इसी मास का यहाँ पर क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो GFI मिलेगी वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा GM m नॉट बट्टा में r स्क्वायर इंटू में 1 क्या कर देंगे, m नॉट। तो m नॉट से m नॉट मर गया, तो यहाँ पर जो GFI की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, GM बट्टा में r स्क्वायर। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के अगर मुझे बाहर यानी r दूरी पर क्या निकालना हो, अगर मुझे r दूरी पर GFI की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों के कारण बल निकाल देंगे और उसी में किसका भाग लगा देंगे, उस मास m नॉट का भाग लगा देंगे। तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें GFI की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये तो किसके लिए केस था, जब r की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन r थी, मतलब ये जो r है वो इस कैपिटल R से क्या है, बाहर है तब। अब मैं इसी में अगर सेकेंड की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, जैसे यही स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, यहाँ पर ये जो r दूरी है, ठीक है, ये तो आपका स्फीयर हो गया कैपिटल R रेडियस का, और मुझे यहाँ पर एक r दूरी पर क्या निकालना है, कोई बिंदु बैठा है यहाँ पर P, जिस पर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, GFI निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ले सकते हैं कि यहाँ पर केस 2 है जहाँ r की वैल्यू क्या है, लेस देन r, जहाँ r की वैल्यू क्या है, लेस देन r है। इसके लिए क्या करते हैं, तो आप ये चीज़ समझो कि जब मैंने प्रीवियस जो सवाल किया था उसमें हमने ये देखा था कि सारा का सारा जो मास था इस स्फीयर का वो अपन ने क्या मान लिया था, सेंटर पे मान लिया था। लेकिन इस वाले केस में अपन सेंटर पे नहीं मान सकते, हम इसके वाले केस में सेंटर पे नहीं मान सकते, क्योंकि अब ये जो आपका बिंदु है जहां आप GFI निकालना चाहते हो वो बिंदु जो है वो इस स्फीयर के अंदर ही आ गया है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अब नया स्फीयर बना है, यहाँ पे ये जो नया स्फीयर बना है इसका मास निकालना पड़ेगा। तो इसका मास निकालने के लिए आप ये चीज़ सोचो कि इस पूरे का, ये जो पूरा गोला है इसका जो घनत्व है वो कितना है। तो हम लोग ये जानते हैं जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घनत्व होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये जो छोटे वाला स्फीयर है और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, दोनों का जो घनत्व है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि जो रो है, इसके लिए पहले मैं बड़े वाले का निकाल देता हूँ। तो बड़े वाले का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है, और जो बड़े वाले का जो आयतन है वो कितना है, 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 3m बट्टा में 4 पाई R क्यूब। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस पूरे वाले जो बड़ा जो गोला है उसके घनत्व की। ठीक है, इसी प्रकार क्या ये छोटे वाले घनत्व की वैल्यू भी सेम रहेगी, बिल्कुल। तो हम छोटे वाले का घनत्व भी रो ही रहने वाला है, लेकिन इसका जो मास है वो क्या रहेगा, m डैश। ये जो छोटे वाले का जो मास है यानी इस वाले गोले का जो मास है वो मैं क्या मान सकता हूँ, m डैश मान सकता हूँ। तो ये बात मेरी जो m डैश की वैल्यू है वो आ जाएगी रो बराबर m डैश अपॉन में v डैश। अब जो ये जो v डैश है वो कितना है, m का तो अपन ने मान लिया m डैश, और v डैश को अपन ये मानेंगे कि ये 4/3 पाई इंटू में r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने को रो की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 3m डैश बट्टा में 4 पाई r क्यूब। ठीक है, 4m डैश बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई r क्यूब आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों घनत्व तो सेम है, लेकिन इस m डैश की फाइनल वैल्यू क्या है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं। दोनों को जैसे ही बराबर रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी 3m डैश बट्टा में 4 पाई r क्यूब इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 3m बट्टा में 4 पाई कैपिटल R क्यूब। तो देखो 3 से 3 मर गया, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू अपने पास आ गई m डैश की, वो आई m डैश इंटू में कैपिटल R क्यूब, है ना। m डैश बराबर में आ गया, सॉरी
जो अपने पास जो एम डैश की वैल्यू है वो कितनी आ गई साहब, वो अपने पास वैल्यू आ गई कितनी, वो अपने पास आई एम डैश इक्वल टू में कैपिटल एम इंटू में स्मॉल आर क्यूब बट्टा में कैपिटल आर क्यूब। ये अपने पास एम डैश आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, एम डैश। तो ये जो गोला था अंदर वाला, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अंदर वाला जो गोला आपको दिख रहा है, इसका जो मास है वो कितना आ गया, एम स्मॉल आर क्यूब बट्टा में कितना आ गया, कैपिटल आर क्यूब। अब अपने को क्या करना है, अब अपन ये चाहते हैं कि इसके कारण इस आर दूरी पर कितना अपने पास फोर्स है। तो वो जो छोटा गोला था, क्या मैं उसको एक छोटा सा बिंदु मान सकता हूँ जिसका जो मास है वो कितना है, एम डैश, और इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु पी है, ठीक है, क्योंकि ये जो आर है वो लेस देन आर है। तो अब मैंने उस एम डैश को क्या मान लिया, एक छोटा सा बिंदु मान लिया है, ठीक है। उसको मान के मैं आर डिस्टेंस पे क्या निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो GFI है वो निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, वही सिंपल तरीका, अगर आपको GFI निकालना है तो वो जो फोर्स आपने निकालोगे इन दोनों के बीच का, यहाँ पर एक एम नॉट मास को लाके छोड़ देते हैं, ठीक है, जिस पर निकालना तो वहाँ पर क्या रख देते हैं, एक एम नॉट मास को रख देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला F है वो, और जिसको तुम लेके आए हो उसी का भाग लगा दो। तो क्या यहाँ पर जो GFI की वैल्यू है P बिंदु पर, क्या वो मिल जाएगी, क्या वो मिल जाएगी, क्या बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ पर जो F की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर F की वैल्यू मिलेगी जी एम डैश इंटू में एम नॉट बट्टा में दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर, और जिसको तुम लेके आए हो उसी का क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो यहाँ से एम नॉट मर जाएगा, और जो एम डैश की वैल्यू थी, एम डैश की जो वैल्यू थी वो अपने पास कितनी थी, वो अपने पास थी, यहाँ आ जाएगा GFI एट P बिंदु, वो जो वैल्यू है वो मिल जाएगी जी एम डैश बट्टा में आर स्क्वायर। और जो एम डैश था, जो एम डैश था उसकी वैल्यू कितनी है, जो एम डैश है उसकी वैल्यू कितनी है, वो अपन लोग ने अभी भी पढ़ा था। एम डैश जो था उसकी जो वैल्यू थी वो थी कैपिटल एम, उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी वैल्यू कैपिटल एम इंटू में स्मॉल आर क्यूब बट्टा में कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से आर स्क्वायर इससे कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी जी एम स्मॉल आर बट्टा में कैपिटल आर क्यूब। अब आप यहाँ पर एक रिलेशन देख पा रहे हो, यहाँ पर आप एक रिलेशन देख पा रहे हो कि जो जी एम स्मॉल आर है बट्टा में आर क्यूब, वो कहाँ का है, वो अंदर का है। अंदर कितना आपका GFI है वो अपने को पता चल गया, ठीक है, और बाहर कितना है वो पता चल गया। अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आर की जगह पे आप कैपिटल आर रख दो, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, GM बट्टा में आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने फाइनली ये चीज़ देख ली है कि चाहे बाहर निकालो चाहे अंदर निकालो, ठीक है, चाहे सतह पे निकालो, तो वैल्यूज अपने लिए सबके लिए आ गई। अगर आपका ठोस पिंड है, अगर आपका कैसा पिंड है, अगर आपका ठोस पिंड है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर केस अपना फर्स्ट अपन मानते हैं, केस अपन ने फर्स्ट माना था R ग्रेटर देन R के लिए, वहां पर अपने को जो GFI निकाली अपन ने वो कितनी निकाल ली थी, वो अपन ने निकाल ली थी GM बट्टा में स्मॉल r का स्क्वायर। कितनी निकाल ली थी, GM बट्टा में स्मॉल r का स्क्वायर। और केस टू की बात की थी R लेस देन R के लिए, तो वहां पर अपन लोगों ने GFI की वैल्यू क्या निकाली थी, वो निकाल ली थी GM स्मॉल r बट्टा में कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पर केस 2 की ये वैल्यू आ गई। जो केस 3 है, केस 3 में अपन क्या कर सकते हैं, R बराबर R कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस किसी भी R में, यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रख दो, किसी भी स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R रख दो, क्योंकि आपको सरफेस पे ही तो चाहिए, सरफेस पे तो चाहिए। ये दूरी चेंज हो रही है अंदर बाहर, तो अगर मुझे सरफेस पे चाहिए तो क्या वो जो स्मॉल r की वैल्यू है वो मैं कैपिटल R रख दूं, तो यहाँ पर जो मुझे GFI मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा GM बट्टा में R स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या हमने को यहाँ पर GM बट्टा में R स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन इसका एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं जो कि पेपर में आता है। वो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो देखो ध्यान से। अगर मैं EG मतलब आपका क्या हो गया, GFI हो गया, ठीक है, और स्मॉल r के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है R बराबर R वाला, R बराबर क्या आ जाता है, R वाला। इस कंडीशन में आप देखो स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, तो इस केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, वो आपकी रहती है GM बट्टा में R स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अपने को पॉइंट मिल गया है, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा, अगर R लेस देन R है, उस केस में आप देख पा रहे हो GFI की जो वैल्यू है वो कितनी है, R के प्रोपोर्शनल है, देख पा रहे हो। अगर R लेस देन R की कंडीशन में आता हूं, ये वाली कंडीशन, इसमें स्मॉल r के क्या है, ये प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा क्या ग्राफ जाएगा, क्या बिल्कुल ऐसा सीधा ग्राफ जाएगा। उसके बाद देखो, अगर आप R ग्रेटर देन R की तरफ आते हो तो क्या एंटी का स्क्वायर है, यानी जो व्युत्क्रम पाती है उसका वर्ग है, तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ग्राफ जो क्या कुछ ऐसा जाएगा, क्या बिल्कुल अपना जो ग्राफ है वो अपने को मिल चुका है। तो अपन लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बाहर कितना जो आपका गुरुत्व क्षेत्र है वो
कितना है, अंदर कितना और सरफेस पे कितना, और उसका जो ग्राफ है वो अपन कैसे लोग प्लॉट करते हैं। क्या आपको गुरुत्व क्षेत्र समझ में आया क्या? गुरुत्व क्षेत्र बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जिस बिंदु पर आपको गुरुत्व क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर आप किसी m0 द्रव्यमान को ले आओ और वहां पर उसके दोनों के कारण जो बल लग रहा है वो निकाल लो, और जिसको लेके आए हो उसी का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो अपने को क्या मिल जाती है, GFI की वैल्यू मिल जाती है। तो बहुत आसान थी ये चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय आदर्श।